हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, है ना। और मोल कॉन्सेप्ट का ये पहला पार्ट होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। अपना चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मोल। देखो ये चैप्टर जो है ना अपना, ये चैप्टर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाला है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। मतलब ये केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये फंडामेंटल चैप्टर है ना। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो हम अब सबसे पहले मोल पढ़ने वाले हैं। मोल क्या है ना। तो मोल को आप उस प्रकार से समझ सकते हो जिस प्रकार से आप अन्य मात्रकों के बारे में जानते हो। आप कक्षा 6 और 7 से ही पढ़ते आ रहे हो कि मोल एक मूल मात्रक है। पढ़ के आए हो। मोल क्या है? मोल है एक मूल मात्रक। आप 7 मूल मात्रक पढ़े हो, 7 मूल राशियां पढ़े हो, उनमें से एक जो मूल मात्रक है वो क्या है? मोल। किसका? जो मूल राशि जो है इसके लिए कौन सी है? पदार्थ की मात्रा। आप जानते हो कि मूल राशि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो जैसे आप मार्केट में जब खरीदने जाते हो कुछ सामान, तो जब कुछ द्रव्यमान आप खरीदते हो, जैसे मान लो आपने खरीदना है आलू। क्या खरीदना है? आलू। आपको पता है कि आलू खरीद रहे हो आप, द्रव्य खरीद रहे हो, द्रव्यमान खरीद रहे हो, तो आप दुकानदार को बोलोगे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, जितना भी खरीदना है आप बोलोगे 5 किलोग्राम आलू चाहिए अपने को। आपने क्या कभी किसी को बोलते हुए देखा कि भैया 2 मीटर आलू दे दो, 5 सेकंड आलू दे दो? नहीं। क्यों? क्योंकि आलू खरीदने गए आप, पता है आपको आलू जो है वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। इसी प्रकार जब किसी से आप समय पूछते हो, बोलता है 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, है ना, 2:03, 4 मिनट, 5 मिनट। बात समझ में आ रही है। तो समय के लिए आप जानते हो एसआई पद्धति में मात्रक सेकंड होता है। बात समझ में आ रहा है। कभी क्या सुना कि 2 किलो बजे हैं, 3 किलो बजे हैं? बात समझ में आ रही होगी आपको। इन बातों में आपको कंफ्यूजन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके ये व्यवहार में ये चीजें आपको मिलती हैं। इसलिए ये चीज व्यवहार में नहीं मिलती है, ये रसायन की प्रयोगशाला में मिलेगी, इसलिए मोल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो मोल कुछ भी नहीं। मोल क्या? एक मूल मात्रक है। किसका? मूल राशि पदार्थ की मात्रा का। जिस प्रकार किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर है, उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मोल। बात समझ में आ गई। तो पहली बात मोल के बारे में आपने सीखा कि मोल क्या है? एक मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा का। दूसरी बात सुनो, आप केले खरीदने गए, आप बोले भैया 1 दर्जन केले दे दो। दुकानदार ने 12 केले दिए आपको। क्या आपने उससे कभी पूछा कि 12 ही क्यों दिए, तुमने 15 क्यों नहीं दिए? या फिर मान लो कोई दुकानदार गलती से 15 दे रहा है, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे शायद इसको ये नहीं पता कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। थोड़ा समझना इसको।
आपको ये बात पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। आप पेन खरीदने जाओ, पेंसिल खरीदने जाओ, कोई भी वस्तु, जब आप बोलोगे 1 दर्जन, उसका सीधा सीधा मतलब है 12। आपको ये बात पता है, व्यवहार में ये चीज़ है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होती ये समझने में, और ये याद रहता है आपको। आप मान लो 1 क्विंटल आलू खरीदने गए। अब 1 क्विंटल जब आप दुकानदार को बोलोगे तो दुकानदार कहेगा अच्छा भाई हम तो किलोग्राम के हिसाब से बोलते हैं, हमको पता नहीं है कि 1 क्विंटल आलू आप बोल रहे हो तो उसमें कितने किलोग्राम होंगे। आप बोलोगे अच्छा भैया सुनो, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम आलू होते हैं। आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई, आप लेके आ गए। अब जब ये बात तो बड़ी आसानी से समझ में आती है आपको, ये है आपके व्यवहार में यूज, इसलिए आपको यहां पर समस्या नहीं होती। लेकिन आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि 1 मोल में Na कण होते हैं, 1 मोल में Na कण होते हैं, Na मतलब आवोगाद्रो संख्या, मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण होते हैं, तो आपको समस्या होती है। काय होती है भैया? आपको यहां तो समस्या नहीं हुई कि 1 दर्जन में 12 केले हो गए, 12 वस्तुएं हो गई। 1 दर्जन पेंसिल खरीदी आपने, पेन खरीदे तो 12 मिल गए, आपको कोई समस्या नहीं, हंसते हंसते आ गए लेके। यहाँ क्यों समस्या हो रही है? क्योंकि ये व्यवहार में नहीं है। 1 मोल में कितने कण होते हैं इतना याद है। अब यहाँ पे जब 1 दर्जन में 12 वस्तुएं ले रहे थे आप, तो वो तो 12 जो वस्तुएं थी, जो 12 वस्तुएं थी वो कई सारी कुछ भी हो सकती थी। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं जो थी वो कुछ भी हो सकती थी। जैसे आपके व्यवहार में आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं सभी, तो यहाँ तो थोड़ा सा जो इसका क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस कण की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है बहुत सीमित सा है। या तो ये कण परमाणु होंगे, या तो ये कण अणु होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो आयन होंगे, या तो प्रोटॉन होंगे, या तो न्यूट्रॉन होंगे। सिर्फ यही 6 चीजें हैं। अब इसमें क्या समस्या हो रही है कि 1 मोल में Na कण होते हैं। Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23। अभी ये कैसे आया है इस पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ये इस तरीके से ये बताने का कारण यही है कि मोल में बड़ी समस्या होती है। क्यों काहे होती है? जिस प्रकार द्रव्यमान का SI पद्धति में मूल मात्रक किलोग्राम होता है, उसी प्रकार मोल किसका है? पदार्थ की मात्रा का। सिंपल। जिस प्रकार आप जानते हो कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 1 दर्जन में कोई 12 वस्तु होगी, उसी प्रकार 1 मोल में इतने कण होते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है तो है, बात समझ में आ रही है। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे। ये जो दोनों बातें थी व्यवहार से थोड़ा सा जोड़ने के लिए, ताकि ये जो मोल का फूविया है ये आपके दिमाग से निकल जाए। मोल कुछ भी नहीं है, आपके व्यवहार की ही बातें हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग चैप्टर में एंट्री करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब ये चीज़ हम अभी ड्राइव करने वाले हैं, इसके लिए टेंशन ना लो, ठीक है। 1 मोल में Na कण होते हैं। Na मतलब आवोगाद्रो संख्या, 2 चीजें पढ़ ली है आपने। चलो आ जाओ, अब हम लोग ड्राइव करेंगे। और ड्राइव करने के लिए आपको मोल की परिभाषा सुननी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो किसी पदार्थ का 1 मोल, किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, 1 मोल उतने ही कण रखता है, उतने ही कण रखता है, या उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। थोड़ा समझो परिभाषा, है ना।
किसी पदार्थ का एक मोल किसी पदार्थ का एक मोल उतने ही कण रखता है। मतलब अगर हम एक मोल बराबर x कण बोल दें, एक मोल बराबर x कण बोल दें तो उतने ही कण रखता है जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु। मतलब अगर कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो x होगी, तो x कण ही क्या होंगे एक मोल में। बात कुछ समझ में आ रही है? परिभाषा को ध्यान से सुनो, देखो तो समझ में आ रही होगी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, हमने मान लिया x परमाणु, तो जितने परमाणु हैं इतने ही कण होंगे किसी पदार्थ के एक मोल में। बात समझ में आ गई? अगर हम कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या x मान लें तो x कण ही होंगे एक मोल में। यह है मोल की परिभाषा। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर आप ये जरूर बोल सकते हो कि यहां पे स्पेशली कार्बन 12 क्यों बोल रहे हैं हम लोग जानते हैं कि कार्बन के भैया 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 14। कार्बन 14 की बात इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि प्रकृति में इसकी जो प्रतिशतता है पाए जाने की वो थोड़ी सी कम है, जिसके कारण हम लोग कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। इसकी प्रतिशतता कुछ ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, इसलिए हम लोग कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। तो मोल की परिभाषा आपको याद हुई। अभी ये कण निकालेंगे हम लोग, है ना। अभी ये समझो परिभाषा कैसे याद करोगे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, हमने x मान लिया भैया, कार्बन 12 के 12 ग्राम में x परमाणु, कार्बन 12 के 12 ग्राम में x परमाणु, तो x कण ही होंगे एक मोल में। अभी ये x का मान हमने आपको बताया था कितना, Na मतलब आवोगाद्रो मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण। हमने ये भी कहा कि ये जो कण हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसके डेरिवेशन को भी देखना, है ना। ये तो परिभाषा समझाने के लिए ये चीजें हमने लिखी हैं। परिभाषा कॉपी कर लो, आप कर लिया कॉपी? ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एक मोल का मान, जो कि आपको याद हो चुका है, हमने लिखा कई बार कि 6.023 गुणे 10 की घात 23। अब हमको ये ड्राइव करना है, इसको निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है अपने को। और परिभाषा कहती है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उतने ही कण होंगे एक मोल में। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब यहां आ जाओ आप। मतलब अपने को कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो एक तरीका होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये मापने का तरीका है ना। ये कहता है कि कार्बन 12 ही बात कर रहे हैं हम, है ना। अब ये बार बार अगर टोटल कार्बन भी बोल दें तो आप कार्बन 12 समझ जाना। कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार होता है, एक परमाणु का भार, ये होता है 1.9924 भी लिख दो, है ना, 2 अंक बहुत है, गुणे 10 की घात -23 ग्राम। ये होता है एक परमाणु का भार। कैसे पता चला? मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चला अपने को। ठीक है। अपने को निकालना है 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। आप जानते हो ऐकिक नियम, जो निकालना होता है उसको कहाँ लेफ्ट में लिखते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो जो निकालना होता है वो राइट में लिखते हैं। अपने को निकालना क्या है? परमाणुओं की संख्या। मतलब इस साइड में परमाणु होगा और दिया क्या गया है? ग्राम, मतलब मात्रा, तो इस साइड में मात्रा होगी ग्राम में। ऐकिक नियम इसी प्रकार लिखते हैं ना। तो अब ये थोड़ा अगर इसको हम पलट दें इस कथन को, जैसे कह रहा है एक परमाणु का भार इतना है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इतने ग्राम में, किसके? कार्बन 12 के, इतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक। परमाणुओं की संख्या बराबर 1। क्यों? क्योंकि राइट में लिखेंगे हम परमाणुओं की संख्या, ये ऐकिक नियम का रूल होता है, आप जानते हो। तो इसी सेंटेंस को पलटो तो हम बोल सकते हैं कि 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। अब ध्यान रखना ये कार्बन 12 की बात हो रही, बार बार कार्बन 12 नहीं लिखना है अपने को। तो इतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर 1।
ये बात समझ में आ रही है? ऐकिक नियम ही है, इसी कथन को हमने पलट दिया। क्यों पलटा? क्योंकि हमको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब 1 ग्राम में इतने ग्राम में तो पता चल गया, अब निकाल दो आप 12 ग्राम में। ऐकिक नियम आप फॉलो करना जानते हो, तो ऐकिक नियम कैसे फॉलो करते हैं? इतने का पता है तो 1 का निकालते हैं, तो ये जो है ये बटा में जाता है, और फिर 12 का निकालेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। चलो सॉल्व कर दो। तो ये 1 था, ये डिवाइडेड बाई इतना 1.99 माइनस 23 पावर, और ये 12 का हो जाएगा गुणा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ऐकिक नियम। और इधर क्या है? ये परमाणु है, परमाणुओं की संख्या। इतने परमाणु हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में। और आप याद करो, यही तो परिभाषा थी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे वही उतने ही कण होंगे 1 मोल में। इसको सॉल्व कर लो, आपको ये दिख रहा होगा, ये लगभग 2 है ना? अगर लगभग 2 है तो 12 में भाग दोगे 6 आएगा। चूंकि ये 2 से कम है इसलिए वो 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6.023, और ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस का। इतने परमाणु आ गए। ये परमाणु काहे में आए हैं? कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतनी है, और इसी को बोला जाता है Na परमाणु। Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23। 23 ये याद करने के लिए 2323। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणु हैं वही तो मान होता है 1 मोल का। 1 मोल में वही तो उतने ही कण होते हैं, इसलिए अब हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल बराबर Na कण। अभी Na का मान यहां से लिख लेना आप। 1 मोल बराबर Na कण, इसका ये मतलब है कि 1 मोल में जो कणों की संख्या है वो क्या है? Na के बराबर। ये कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कर लो कॉपी। कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिया? याद हो गया? 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10 की घात 23, या फिर आवोगाद्रो संख्या Na। N मतलब नंबर, A मतलब आवोगाद्रो। तो बात समझ में आ गई आपको? 1 मोल की आपने परिभाषा देख ली, परिभाषा मान देख लिया, और ये भी देखा कि ये क्या है? ये एक मूल मात्रक है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है मूल से, है ना? अभी हो सकता है आप मार्केट में जाते, कोई ऐसी दुनिया आप सोच सकते हो जहाँ पे किलो के हिसाब से दुकान में जो पटरी पे लगी रहती है, उसमें कोई केमिस्ट की दुकान ऐसे पटरी पे लगी होती है, अमोनिया मिल रही होती जितने भी हैं, है ना? उसमें जाते आप 5 किलो खरीद के आते, या दर्जन के हिसाब से पेड़ पे फरा होता कुछ, है ना, फला होता, तो वहाँ से खरीद के लाते तो समस्या नहीं होती। समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि व्यवहार से चीज़ें जुड़ी हुई नहीं है भैया। हर आदमी तो है नहीं, है ना, लेबोरेटरी में जाने वाला, तो इसलिए ज़्यादा समस्या होती है। बाकी आप अगर रिलेट करोगे, फील करोगे, तो फील ऐसे ही होगा कि जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। अब थोड़ा फील आनी चाहिए ना, जब फील आती है तभी थोड़ा मज़ा आता है। तो जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं हो गई, तो 1 दर्जन में Na कण हो गए। ठीक है, जैसे 5 किलो आलू खरीदते हो, कोई समस्या नहीं होती। 5 मीटर आलू नहीं बोलते, न 5 सेकंड आलू बोलते हो, न 5 केल्विन आलू बोलते हो, 5 किलो आलू ही तो बोलते हो ना। क्यों बोलते हो? क्योंकि भैया द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम। उसी प्रकार जो रसायन में पदार्थ की मात्रा है उसका मूल मात्रक क्या है? मोल है। बस समझ में आ गई? मोल का मान भी देख लिया आपने। आगे चलें। अच्छा, आपने ये देखा कि 1 मोल में जो कणों की संख्या है वो Na है, मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 23। बात समझ में आई? आपको कुछ अंदाजा लग रहा है ये कितनी बड़ी संख्या है?
है ना, 10⁻23। ये कितनी बड़ी संख्या है ये समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 1 मोल रुपए है, 1 मोल रुपए हैं, भारतीय रुपए हैं, पाकिस्तानी रुपए होंगे तो डबल हो जाएंगे ऑफ कोर्स, डॉलर्स में लोगे तो घट जाएंगे, ठीक है। 1 मोल रुपए हैं, भारतीय रुपए हैं। आप प्रति सेकंड 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो आप। एक मोल रुपए ज़्यादा नहीं है यार, बस 1 मोल रुपए है आपके पास। आप 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। तो आपको ये बताना है कि 1 मोल रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा। सवाल लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। 1 मोल रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा, वर्ष में बता दो, चलो कितने वर्ष लगेंगे। सवाल समझ में आ गया आपको। आपके पास कुछ नहीं, थोड़ा सा पैसा है, कितना, 1 मोल, और आप हर सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, ऐसे ही उड़ा रहे हो, है ना। तो कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे ये पूरा पैसा खर्चा करने में, ये है आपका सवाल। तो स्क्रीन को आप पॉज करो, ट्राई मारो, आंसर बताओ। ज़्यादा पैसा नहीं है, बस 1 मोल, और 1 सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो। बात समझ में आ गई आपको। चलें, आपका आंसर आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। तो आप देखो, फिर वही देखो, ऐकिक नियम का बेसिक रूल, जो निकालना होता है वो राइट में, ऐसा सेंटेंस लिखते हैं कि जो निकालना है वो राइट में जाए, है ना। आपको निकालना क्या है, समय, वर्ष, समय ही तो है। आप खर्चा कर रहे हो 1 करोड़ 1 सेकंड में, समय सेकंड, 1 पैसा 1 करोड़, तो पैसा इधर लिखो, समय इधर लिखो। समय इधर क्यों लिख रहे हो, समय निकालना है आप, तो आप लिखोगे। ऐकिक नियम का यही रूल होता है, आप जानते हो, कक्षा 1 में ही आपने पढ़ लिया था। तो यहाँ आप ये जानते हो, चूंकि 1 करोड़ को ऐसे लिख दें, क्या, 10⁻7 लिख दें, यही होगा, है ना। देख लेना आप, क्योंकि मिलियन क्या होगा, पावर 6, तो 1 करोड़ इतना हो जाएगा। इतना रुपए खर्च करने में लगा समय 1 सेकंड। 1 करोड़ रुपए खर्च करने में लगा समय 1 सेकंड। आपके पास रुपया कितना है, 6 × 10⁻23। अब देखो 6.023 × 10⁻23 है ना, इसको थोड़ा सा हम 6 × 10⁻23 अगर लिख लें तो बुरा मत मानना, कैलकुलेशन के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इतने रुपए खर्च करने में तो 1 सेकंड लग रहा है, तो इतने रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो 1 के लिए निकालते हैं, तो ये वाली वैल्यू कहाँ, बटा में जाती है, और फिर इसके लिए तो ये मल्टीप्लाई होता है। बेसिक सा रूल, कैलकुलेशन बेसिक है ना, 2-3 में आप पढ़ लिए हो। ध्यान रखना, ये किस में आया है, समय, सेकंड में, है ना। आपको मैंने पूछा क्या, वर्ष में पूछा, तो इस सेकंड को वर्ष में बदलो। चलो पहले अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 7 ऊपर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13, 16 ही होगा ना, 7 × 6 = 13, ठीक है। इतने सेकंड लगे हैं आपको, इसको वर्ष में बदलें हम लोग, तो ये 6 × 10⁻16 था। अब भाग देना पड़ेगा ना 1 सेकंड के लिए, पहले मिनट में बदलो, 60 का डिवाइड किया, फिर मिनट में हो गया, घंटे में बदलो 60, फिर 1 दिन में बदलो 24, और फिर 1 साल में बदलो 365। ये जानते हो बदलना आप, है ना। अब लीप वर्ष मत बोलना कि चल लीप वर्ष होंगे तो भैया 66 कर देना, और क्या है ना, ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, हम सिर्फ घात से देख लेंगे क्या हो रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये लगभग आएगा 2 × 10⁻9 ईयर। अब ये काहे में हो गया है, वर्षों में, है ना। कैलकुलेट करना आप, नियर अबाउट इतना आ रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1 सेकंड में खर्च कर रहे हो 1 करोड़ रुपए, तो भी जो 1 मोल रुपए थी आपके पास, खर्च करने में इतना समय लग रहा है, 10⁻9 ईयर्स
10⁹ ईयर्स। अगर हम ये देख लें कि मान लो एवरेज अगर एक व्यक्ति 100 साल भी जी रहा है, मतलब 10⁻² ईयर भी अगर जी रहा है ना, वैसे इतना जीता नहीं, चलो मान भी ले। तो अब इसमें अगर भाग दोगे तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, है ना, लगभग 4-5 जन्म लग जाएंगे आपको इतना रुपए खर्च करने में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। मतलब 1 मोल जब लोगे आप, अमोनिया का ही बात करें, खैर वो गैस रूप में लोग, अगर उसको सॉलिड रूप में ले रहे होगा तो आप समझ सकते हो ना वो उसमें कितने ज़्यादा कण होंगे। अब वो परमाणु भी होंगे, अणु भी होंगे। हम आगे सवाल में जब बढ़ते जाएंगे तो कैलकुलेशन से आपको समझ में आता जाएगा कि हम इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी करते चलो मैं और सुनते चलो कि काहे गिर रहा है ये। मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने लिखा ना कि 1 मोल में अनेक कण होते हैं, वो कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु, अणु, आयन होंगे, है ना। तो अभी कैलकुलेशन में आपको धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएंगी जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये थी मोल की थोड़ा सा ही, है ना, जस्ट शुरुआत। थोड़ा सा फील आए आपको कि मोल एक मात्रक है, कोई डरने की बात नहीं। मोल एक संख्या है, छोटी सी संख्या Na के बराबर, है ना। और परिभाषा भी देख ली आपने, कैलकुलेशन भी कर ली आपने। ये भी देख लिया कि 1 मोल जो संख्या है कितनी बड़ी है। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अपने पहले मोल वाले फार्मूले कुछ लिख दें क्या? चलो मोल के 3 फार्मूले एक साथ लिख दें, क्योंकि अगले वाले पार्ट में इसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये फार्मूले आपको अगर अभी से याद होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोल बराबर होता है पदार्थ की दी गई मात्रा। मात्रा जब भी बोले मतलब वो द्रव्यमान की बात कर रहा है ना, इतना तो आप जानते हो। ये ग्राम में होना चाहिए। जी जो मैं लिख रहा हूं उसका मतलब है ग्राम, और बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूले लिख लो आप, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। दूसरा फार्मूला है कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या, जिसको हम लोग Na से लिखते हैं। ठीक। तीसरा फॉर्मूला है गैस का आयतन। गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। देखो ये जो मोल का तीसरा वाला फॉर्मूला है ना, इसमें थोड़ी सी समस्या है, सुन लो अच्छे से। पहले इन दोनों की बात कर लें। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये किसी भी पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में लगा सकते हो आप। ठोस के लिए भी, द्रव के लिए भी और गैस के लिए भी, तीनों अवस्थाओं में लगा सकते हो। ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगेगा सिर्फ गैसीय अवस्था के लिए, सिर्फ गैस में। अब इस फार्मूले की बात करते हैं। देखो पहले जो NCERT में आप जो STP वाली स्थिति है, STP की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब बोलते हैं। STP में 1 ATM दाब और 273 केल्विन ताप माना जाता था। ये पहले की बात है ना। तो अभी संशोधन हुआ, अभी आपको NCERT में भी ये चीजें मिल जाएंगी। अब STP को माना जाता है 1 बार दाब और 273 केल्विन ताप। ठीक है। तो ये 22.4 भी मिलेगा कहीं पर, आपको ये चीजें लिख लो ताकि हम यहाँ कुछ हटाना भी चाह रहे हैं। पहले इसकी अच्छा बात कर लेते हैं। सुनो मैं क्या चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले में जब हम आयतन, गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो गैस का आयतन लेंगे लीटर में, भाग देंगे 22.4। कहीं कहीं पे इस 22.4 की जगह आपको 22.7 भी मिलेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लो आप। ये जो 22.7 वाला मान है ये है STP के लिए। STP मतलब
इस वाली स्थिति के लिए। एसटीपी की ये स्थिति अब नहीं है, एसटीपी की ये स्थिति पहले मानी जा रही थी, अब एसटीपी की अवस्था ये मानी जाती है जिसके कारण ये एसटीपी वाली स्थिति में हम लोग 22.7 रखते हैं बटा में, और एक एटीएम दाब और 273 केल्विन ताप पे हम लोग क्या रखते हैं 22.4। तो यहाँ आप लिख भी लो कब, एक एटीएम दाब पर और 273 केल्विन ताप पर ये फॉर्मूला लगेगा किसी गैस के लिए मोल बराबर उस गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। बात समझ में आ रही है आपको। 22.7 बटा में कब आएगा, जब यही अवस्था एसटीपी की हो जाएगी, मतलब दाब एक एटीएम हो जाएगा और ताप रहेगा 273 केल्विन। आप बेसिक सा एक चीज भी जानते होंगे कि एक एटीएम बराबर 1.023 ये बार होता है ना, गैसीय अवस्था में आप पढ़ के आए हो। तो यहाँ से आपको ये भी लग रहा होगा कि बार क्या होता है, बड़ा होता है एटीएम से। ये 3 फार्मूले लिख लो, अभी चौथा हम इसके आगे लिखेंगे, है ना। ये दोनों फार्मूले लगते हैं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं के लिए, और ये वाला फार्मूला लगेगा सिर्फ गैसीय अवस्था के लिए, ठीक है। ये फार्मूले क्यों लिखा रहे हैं आपको बात समझ में आ रही है, याद कर लो, अगले वाले पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब सुनो, जैसे हमने यहाँ पे छोटी सी बात ये भी कर सकते हो कि जैसे वहाँ पे हमने क्विंटल को एक क्विंटल को काहे में बदला था हमने किलोग्राम में बदला, दर्जन को है ना 12 वस्तुओं में बदला। तो उसी प्रकार अब मोल को द्रव्यमान में बदलो। जैसे 1 मोल ले लिया आपने किसी भी पदार्थ का, 1 मोल ले लिया तो उसमें द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा, अगर उसको तौलोगे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अभी मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान के बारे में सुन लो। अगर हम लोग मोल निकालेंगे किसी परमाणु के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु भार। अगर हम मोल निकालेंगे किसी अणु के लिए तो यहाँ लिखेंगे अणु भार। अगर हम मोल निकालेंगे किसी आयन के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे आयनिक भार। देखो सारी चीज़ें यहाँ लिखना तो संभव है नहीं भाई, कुछ तो मैं बोलता जाऊँगा आप लिखते जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब यहाँ पे अब कणों की संख्या मान लो 1 मोल है, कोई सब्सटेंस कोई पदार्थ है तो उसमें कितने कण होंगे वो निकालने के लिए, जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, इंटर कन्वर्जन है ना। अब उसी प्रकार अगर गैसीय रूप में वो पदार्थ है तो उसका आयतन कितना होगा, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। बात समझ में आ रही है आपको। ये लिख लिए हो आप। अब ये मैं चौथा वाला फार्मूला लिख दूं, ये जो तीसरे वाले फार्मूले का ही थोड़ा सा सही वाला रूप है। फार्मूले दोनों लगेंगे, ये वाला भी लगेगा वो वाला भी लगेगा, ध्यान रखना आप कौन वाला फार्मूला कहाँ लगेगा ये ध्यान रखना है। अगर वो दाब बोल रहा है 1 एटीएम और ताप 273 केल्विन तो ये वाला फार्मूला लगाना है, 22.4 से भाग देना है। यहीं पे हम लिख सकते हैं गैस का आयतन, गैस का आयतन अभी भी लीटर में लेंगे, एल मतलब लीटर, और यहाँ पे जो अवस्था है एसटीपी की है। एसटीपी आप समझ गए, दाब 1 बार और ताप कितना 273 केल्विन। अब भाग देंगे हम लोग 22.7 से, ठीक है। आपकी किताब में हो सकता है कि इस वाली स्थिति में भी 22.4 से ही भाग दे रहा हो, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सही फॉर्मूला है, इसको याद रखो आप। बात समझ में आ रही। आपको सवाल मिल जाए तो आप देख लो, क्योंकि जो 4 विकल्प में ऑप्शन दिए जाएंगे वो थोड़ा अगर पास में हैं, एकदम करीब हैं, तब आप इससे भाग दो, और अगर विकल्प थोड़ा दूर हैं इससे, क्योंकि प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा संभल के चलना आप यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला भी सिर्फ गैस के लिए लगेगा। बस समझ में आ गई आपको। आपने मोल के 3 फार्मूले देख लिए, बेसिकली ये दोनों एक ही है, 3 फार्मूले बोले हमने। अब 1-2 फार्मूले तो और होंगे जब हम लोग सांद्रता वाले पद पढ़ रहे होंगे ना, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे होंगे, मोलरता, मोललता, है ना, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज W/W, W/V, V/W। जब इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो मोल भी वहाँ अपने को आएगा, तो और भी मोल के फार्मूले होंगे, लेकिन ये बेसिक वाले जो 3 फार्मूले हैं इनको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं परमाणु पे। मोल आपको क्लियर हो गया होगा,
है ना। परमाणु आप पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी। किसी पदार्थ, किसी सब्सटेंस का वह न्यूनतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी मतलब समझ गए, नहीं भी रह सकता है सेंटेंस, है ना। जैसे स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले, जैसे पोटेशियम ले लो, Na ले लो, ये सब स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे अक्रिय गैसें हैं, उनके जो परमाणु हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, है ना, ये भी स्वतंत्र रूप में रहते हैं। ये भाई रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, कुछ करते हैं लेकिन वो अपवाद स्वरूप हैं। और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है, हमेशा O2 के रूप में रहता है। क्लोरीन ले लो, Cl2 के रूप में रहता है ना। तो ये जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। लिख लो आप परिभाषा परमाणु की। बाकी आप जानते हो परमाणु की डिटेल बात कहाँ पे की जाती है? परमाणु संरचना में। बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब हम लोग ये जानते हैं अगर हम किसी परमाणु की बात करें तो उसके दो भाग होते हैं मुख्यतः। बीच वाले भाग में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा होता है, और इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बेसिक सी बात पता है आपको। अब सुनो, जो हम निकालना चाह रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार क्या निकालना है अपने को? एक परमाणु का भार। बात समझ में आ गई? तो अब हमको ये बताओ आप, एक परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं तो उस परमाणु का कुल भार कितना होगा? प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, सबको जोड़ दो। बस समझ में आ रही है आपको? आ रही है, ज़्यादा क्या उदाहरण लेना। तो एक परमाणु का जो भार होगा, है ना, इसको हम लोग क्या बोल दें? एटॉमिक वेट या फिर मास। आप जानते हो केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही चीज़ होती है ना। फिजिक्स में तो बदल जाता है ना, क्योंकि भार mg बोल देते हैं, भार बल भी होता है वहाँ पे। खैर ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो जो am होगा, किसी एक परमाणु का जो भार होगा, जो एटॉमिक मास या वेट होगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब अगर इसको थोड़ा और अच्छा से लिखें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान धन कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान, P मतलब प्रोटॉन, कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। अब ये डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक सी बात है जो आप कक्षा 1 से पढ़ के आ रहे हो। कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इतनी चीजें तो समझ में आ गई आपको। आप जब एक परमाणु के द्रव्यमान या भार की बात कर रहे हो तो उसमें जो भी कण होंगे उन सभी को जोड़ दो, उनके द्रव्यमान को, तो आपको कुल भार मिल जाएगा। भैया भार या द्रव्यमान कोई सदिश तो है नहीं कि वहां वेक्टर नियम से जोड़ेंगे, सिंपल बीजगणित से जोड़ दो आप। अच्छा ठीक, अब हमको ये बताओ आप कि अगर कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए आपको, तो कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए, थोड़ा समझो। एक डिब्बा है, उसमें है आपके पास 4 लड्डू हैं। 4 लड्डू, डिब्बे का द्रव्यमान नगण्य मानो। अब प्रत्येक लड्डू का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम मान लो, तो कुल लड्डुओं का द्रव्यमान कितना हो गया? एक है, प्रत्येक का 1 ग्राम, और कुल लड्डू कितने हैं? 4। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहां अगर कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
इतनी तो बात समझ में आ रही है भैया। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये थी कुल लड्डुओं की संख्या, उसमें एक लड्डू के द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल लड्डुओं का द्रव्यमान आ गया। उसी प्रकार कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए तो क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दो। यही काम हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी करेंगे। तो प्लस अब कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब कुल प्रोटॉनों की संख्या गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, कुल प्रोटॉन की संख्या गुणे एक, कहीं मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, आप देख लेना अगर जा गया भी तो बोल रहा हूं, है ना। इसी प्रकार न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो यहां क्या लिखेंगे, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इतनी बात समझ में आ रही होगी। हम कर क्या रहे हैं, एक परमाणु का भार निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब सुनो दूसरी बात, आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हो 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी जानते हो 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं जानते, तो लिख लो और आज से जानो, याद कर लो। मतलब इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से एक छोटी सी बात ये भी जानते हो आप कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, जो हमने एग्जैक्ट बराबर लिख दिया, कैलकुलेशन आसान हो। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई जोड़ देकर ही बोले कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो आप कह देना उसको कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है ना। हम लोग लगभग कैलकुलेशन के लिए दोनों को क्या लेते हैं, बराबर। अब हमको ये बताओ आप, अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात और बाकी है, सुनो। ये है 10 की घात -31 कोटि का, -27, ठीक है। पहली बात 10 की घात -31 पता है आपको बहुत छोटा है। जैसे भी हमने देखा था 10 की घात 30 प्लस था तो वो बहुत बड़ा था। उसी प्रकार अगर -31 होगा तो उससे भी छोटा हो गया, जो कि पावर -31 हो गया। मतलब ये वैल्यू जो है ये बहुत छोटा है। उसी प्रकार ये वैल्यू भी छोटा है, उसी प्रकार ये वैल्यू भी छोटा है। तो अब ये तो नहीं बोल सकते कि सब ही छोटा है तो सबको छोड़ दो, मतलब सबको 0 ले लो, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन दूसरी बात आपको ये दिख रही होगी कि इन दोनों की जो कोटि है लगभग बराबर है, मतलब इन दोनों को बड़ी आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसको नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे कि अगर ये 10 की घात -27 कोटि का है तो ये -31 कोटि का है। मतलब कितने पावर का अंतर है, 4, 27 4 31, माइनस में 4, मतलब ये समझ रहे होगे 4 मतलब कुछ ऐसा होगा। अब आप ऐसे समझ लो कि 1000 है, अगर इसको 1000 मानो तो ये उससे पावर 4 में छोटा है, पावर 4 टाइम्स छोटा है। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले लें, मतलब 1000 में 1 रुपये जोड़ोगे तो कैसा लगेगा, कुछ ऐसा है। वास्तव में तो एक इससे इस कोटि से भी छोटा है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये समझाने के लिए हमने पावर 4 का अंतर है ना यहाँ पे, वो भी नेगेटिव में, तो पावर 4 का अंतर है। मतलब अगर एक कहीं 1000 होगा, अगर ये इन दोनों को हम 1000 मान लें तो ये कितना होगा, 1 से भी छोटा होगा। चलो हम 1 मान ही लेते हैं। तो 1000 में 1 अगर जोड़ोगे भी तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा आपको। 1001 होगा, है ना। किसी से आपको 1001 रुपये लेना है ना। अगर वो कहे 1000 रुपये ही हैं, आपको चलो ठीक है कोई बात नहीं 1 रुपये। तो अभी कोई बोले आपसे कि भैया 11 चाहिए, 11 लेना है आपको, लेना है और 10 ही है, तो थोड़ा एक बार सोचोगे। हो सकता है आप ना सोचो, आपके पास बहुत पैसा है,
लेकिन एक गरीब आदमी तो वो तो सोचेगा ये 10-11 में उसको ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा है, यहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसी कारण से जब हम लोग किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन वाले द्रव्यमान को हटा देते हैं पिक्चर से। क्यों? क्योंकि ये जो द्रव्यमान है इन दोनों की तुलना में नगण्य है। वास्तव में तो ये सभी नगण्य हैं, तो इन दोनों की तुलना में ये नगण्य है, तो इन दोनों के साथ में ये जोड़ेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब बहुत छोटा है, इसलिए कहा इसको हटा दो। तो अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला जो टर्म है, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। 0 मतलब हटा दो उसको। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तुलना में ये बहुत नगण्य है। वास्तव में ये तीनों नगण्य हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना में ये नगण्य है, इसलिए छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई आपको? लिख लो। इतना समझ में आ गया? चलो अब ये इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं यार, ये बहुत लंबी बहुत बड़ी बड़ी लाइन हो गई। तो इसके लिए आप जानते हो कि अगर कोई परमाणु X है तो उसका परमाणु क्रमांक Z मान लो, परमाणु भार A मान लो, है ना, एटॉमिक क्या नंबर और मास। तो यहाँ पे ये जो Z होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, A-Z, है ना। तो अब ये जो लिखा है कुल प्रोटॉनों की संख्या, चलो प्रोटॉनों की संख्या लिख दें एक बार, चलो कोई बात नहीं लिख देते। कुल प्रोटॉनों की संख्या, अच्छा यार इसी को तो चेंज करना है ना। प्रोटॉनों की संख्या को कितना लिख सकते हैं हम लोग, जेड लिख सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या जेड ही होगा। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर। तो चाहे प्रोटॉन का भार द्रव्यमान या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख सकते हैं। चलो एक बार लिख दें ताकि कॉमन आपको दिखने लगे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, इतनी बात समझ में आई। प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या अपने को क्या मिलेगी, A-Z, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इतनी बात समझ में आई। अब हमने क्या कहा है, इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर है, तो इन दोनों के लिए चाहे आप प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखो चाहे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखो और कॉमन ले लो। आपको ये बात पता होगी कि न्यूक्लियॉन बोला जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ये शब्द भी लिख लो आप, न्यूक्लियॉन किसको बोला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, है ना। ये प्रोटॉन लिखा है। तो अब यहां पे मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही बोल रहे हैं। तो अब यहां पे प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो इन दोनों में कोई एक, मतलब किसी एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन में दोनों आ जाएंगे, तो किसी एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान, और ये जेड और ये कॉमन हो जाएगा। तो ये बोल दो आप किसी एक न्यूक्लियॉन, कहीं मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट पे देख लूँ बोर्ड से बाहर तो नहीं गया। बाहर गया बोर्ड से। चलो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, आप है ना ये बातें लिख लो, खास वो बात भी लिख लेना। तो इसके ऊपर यहाँ लिखना है, ये आपने जेड लिख दिया इनटू, अब ये प्रोटॉन का द्रव्य, अच्छा कॉमन ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब किसी एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। किसी एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान, ये कॉमन ले लिए, ये क्या है, या तो प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो या तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि दोनों बराबर होते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ये जेड, प्लस का साइन है प्लस, और A-Z। आपको दिख रहा होगा जेड कैंसिल हो रहा है, तो यहां क्या मिला आपको, किसी एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इनटू, अब ये जेड कट जाएगा तो ए बचेगा। ए क्या है आप जानते हो,
ए क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या, जो कि ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़े होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियनों की तो ये फाइनली आपको फॉर्मूला मिल गया किसी एक परमाणु के भार या फिर द्रव्यमान का, है ना। ये एम शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है उसको लिख लेना अच्छे से, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान है, चूंकि अभी आगे हम लोग एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे, उसमें मात्रक भी आ जाएगा, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या था, चाहे एम की जगह लिख ही लो आप, किसी एक परमाणु का भार, बात वही है, एम ही आ जाएगा अभी जब हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे तब परमाणु भार की। मतलब समझ में आ गया आपको, किसी परमाणु का जो भार होगा वो होगा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान किसी एक और गुणे न्यूक्लियनों की संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। आपने परमाणु की परिभाषा पढ़ ली, एक परमाणु का द्रव्यमान पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। देखो परमाणु से संबंधित तीन शब्द आपको मिलने वाले हैं। परमाणु भार मिलेगा, ग्राम परमाणु भार मिलेगा, और आपेक्षिक या सापेक्षिक जिसको रिलेटिव बोलते हैं परमाणु भार मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक परमाणु भार से। अगली हेडिंग है आपकी आपेक्षिक परमाणु भार, रिलेटिव एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई आपको, सापेक्षिक भी बोलते हैं, सापेक्षिक या फिर अपेक्षिक। तो अब अगर RAM का आप फॉर्मूला याद करो पहले, उसके बाद फॉर्मूला से परिभाषा बनाएंगे हम लोग। तो इसके फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं किसी तत्व के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बटा 1/12 गुणे कार्बन 12, ये C12 मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। RAM की परिभाषा अब यहां से आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि किसी तत्व के एक परमाणु के भार और कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक परमाणु भार। क्लियर है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। एक परमाणु का भार अभी हमने पीछे निकाला, इसीलिए निकाला था, क्या निकाला, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान और न्यूक्लियनों की संख्या मतलब A। तो लिखो आप किसी एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान गुणे न्यूक्लियनों की संख्या, है ना, लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म A, 1/12 गुणे। अब देखो कार्बन के एक परमाणु के भार के लिए भी यही फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि ये हर एक परमाणु के भार के लिए ये फार्मूला लगेगा, क्या, न्यूक्लियन की संख्या गुणे न्यूक्लियन का द्रव्यमान। तो अब कार्बन 12 में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है, आप जानते हो कार्बन 612 है, तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या मतलब A का वैल्यू कितना है, 12। बात समझ में आ रही है? ये हो गया न्यूक्लियनों की संख्या A, और ये तो 12 हो गया। अब दूसरा क्या बचा, न्यूक्लियनों की संख्या हो गया न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का द्रव्यमान। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 12 क्या था, न्यूक्लियनों की संख्या, और ये क्या है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान। अब देखो ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान, ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान कैंसिल हो गया, 12 यहां से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, A ही तो बचा। A क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या, भूल नहीं जाना, न्यूक्लियनों की
संख्या। मतलब RAM का जो फॉर्मूला मिला अपने को, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे आप? परिभाषा लिखोगे कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार, किसी तत्व के एक परमाणु के भार और कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परमाणु भार या RAM। दूसरी परिभाषा ये भी बोलते हैं, पहले इतना लिख लो, पॉज करके लिख लो, सुनो दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा ये लिखते हैं कि RAM जो है उस संख्या द्वारा बताया जाता है, उस संख्या द्वारा, उस नंबर द्वारा बताया जाता है। किस नंबर द्वारा? उस नंबर द्वारा जिसको हमने n मान लिया। RAM किसी नंबर, किसी संख्या द्वारा बताया जाता है जिसको हमने n मान लिया, जो संख्या ये बताती है कि कार्बन 12 वो संख्या ये क्या बताती है कि वो जो परमाणु, जिस परमाणु के लिए आप RAM निकाल रहे हो, वो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से कितना भारी है। कि गुना आएगा ना ये ऊपर वाली संख्या, क्योंकि जब इससे इसमें भाग दोगे तो मान लो 2 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 गुना, 3 आ रहा है 3 गुना, n आ रहा है n गुना ये संख्या n, यही बराबर। अगर ये RAM की जगह हम लोग n लिख देंगे तो ये इसको सॉल्व करने के बाद अगर n आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये जो है इसका कितना गुना है? n गुना। अरे ऐसे समझ लो जैसे 10/2 क्या आता है? 5। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये जो 10 है ना, ये 2 का 5 गुना है। अरे वही बात है, अगर ये निकाल रहे हैं, ये 5 आ गया क्या RAM, ये 10 आ गया, ये आ गया, ये हम क्या बोल रहे थे कि जो 10 है 2 का 5 गुना है। मतलब RAM जो है इस पूरे का इस तत्व के लिए इतना गुना है, RAM गुना है ये इस तत्व के परमाणु का इतना गुना है। मतलब अगर उस संख्या को n मान लिया तो ऐसे समझो कि किसी तत्व के लिए जो RAM होता है उस संख्या द्वारा बताया जाता है, जो संख्या ये बताती है कि वो उस तत्व का जो परमाणु है, उस तत्व के परमाणु का जो भार है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग का कितना भारी है, कितना गुना है। बात समझ में आ गई? दूसरी परिभाषा आपको, या फिर आप ऐसे अनुपात के रूप में फॉर्मूला परिभाषा लिख सकते हो। इतनी चीज़ें लिख ली आपने, पॉज करके लिख लो इसको। तो आपको RAM का फॉर्मूला मिल गया क्या? RAM बराबर न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक छोटी सी बात और बता दो, क्या RAM का मात्रक होगा क्या? क्या RAM का मात्रक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर परमाणु भार लिख रहे हो आप, ऊपर परमाणु भार लिख रहे हो, इसका मात्रक खैर आगे अभी हम लोग बात करेंगे, AMU होता है। तो ऊपर हो गया मात्रक क्या? AMU। अब यहाँ भी परमाणु भार की ही बात हो रही है, मतलब इसका भी मात्रक क्या मिलेगा? अभी हम आगे टेंशन ना लो, बताएंगे कि AMU होता है परमाणु भार का मात्रक। ठीक है, तो अब अगर ऊपर भी AMU नीचे भी AMU तो कैंसिल हो गया। तो जो RAM होता है वो मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि। कैसी राशि है? मात्रकहीन। भैया इसका मात्रक नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, चलो किसी तत्व, अब उदाहरण कर लेते हैं एक छोटा सा। आपको मान लो ऑक्सीजन दिया है, आप जानते हो 816 होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। इसके लिए आपको निकालना है RAM। पॉज करके ट्राई मारो, आंसर निकालो। नाइट्रोजन के लिए भी बता दो, और किसके लिए बताओगे? सोडियम के लिए बता दो। चलो 3 बहुत है ना। इन तीनों के लिए आपको क्या बताना है? RAM का मान, रिलेटिव एटॉमिक मास, आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक परमाणु भार या द्रव्यमान। अब इनके लिए आपको बताना है RAM का मान। RAM का आपने एक ही फॉर्मूला है, वो आपको याद हो गया होगा। RAM = A, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या। इसमें न्यूक्लियनों की संख्या कितना है? 23। तो इसका RAM कितना हो गया? 23।
इसके लिए RAM का वैल्यू कितना है? 16। बोलो परमाणु भार बोलो या न्यूक्लियनों की संख्या। क्या इसके आगे कुछ मात्रक भी लिखना है? नहीं, कोई इसके आगे कोई मात्रक नहीं। क्यों? क्योंकि RAM का कोई मात्रक नहीं होता। इसके लिए RAM क्या होता है? 14 होगा। कोई मात्रक जोड़ना है क्या? नहीं जोड़ना। बात समझ में आ गई आपको? RAM की परिभाषा भी लिख ली आपने। चलो, हमने आपको कहा कि परमाणु से संबंधित 30 शब्द मिलेंगे आपको। पहला आपने पढ़ लिया आपेक्षिक या सापेक्षिक परमाणु भार। दूसरा शब्द पढ़ते हैं परमाणु भार, है ना। परमाणु भार के भी पहले भी कई बार बातें की जा चुकी हैं। जो परमाणु भार होता है किसी भी तत्व के लिए, जो परमाणु भार होगा उसके एक परमाणु का भार होगा। एक परमाणु, एक परमाणु का भार होता है, ठीक है। इसका मात्रक होगा और वो होगा AMU। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यहाँ पे आप इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी तत्व के एक परमाणु का AMU में जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का AMU में द्रव्यमान उस तत्व के उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है AMU में। बात समझ में आ गई आपको? AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार या द्रव्यमान इकाई। भैया इकाई ही तो है, ये इकाई ही तो है। क्यों? क्योंकि परमाणु भार का ये मात्रक है, मतलब ये इकाई ही तो हुआ, है ना। इसका मान निकालना है। इसकी परिभाषा भी अगर लिखना चाहें हम लोग तो ये होता है 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। मतलब कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूं कि अगर आप AMU की परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे कि कार्बन 12 के एक परमाणु के भार या द्रव्यमान के 12वें भाग या 1/12 गुना को हम लोग एक AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। बात समझ में आ गई? परिभाषा लिख लोगे, इसको वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं। अभी याद करो हम लिखे थे इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से ही तो हमने कार्बन 12 के एक परमाणु का भार बताया था। और कितना बताया था? याद आ रहा है? 1.99 × 10⁻³ ग्राम। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इतना ग्राम ही तो अभी बताया था हमने। अभी इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आपको ये लगभग 2 तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसमें 2 भाग दोगे 6 कट जाएगा, और ये पावर 23 है तो 10⁻⁻ माइनस है ना, तो प्लस वाले 23 से ऊपर नीचे गुणा कर दें हम। अरे यार कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, चूंकि इसको तो एक ही हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही? तो देखो अब इससे अगर इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, लगभग 2 से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 6, 2 × 12 ना, 6 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कम है। तो और ऊपर ये -23 + 30 निपट गया, 10⁻1 सॉरी कितना हो गया? 10⁻0। और किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब मान उसका 1 हो गया। और ये 10 कितना 23 बचा है, और यहाँ से 6 आएगा, 6.023 × 10⁻30 ग्राम। ये है एग्जैक्ट वैल्यू AMU या एक AMU के बराबर। याद करो यही वाला वैल्यू कितना था? आवोगाद्रो संख्या। मतलब यहाँ पे अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक AMU होता है वो होता है 1/Na। ये Na ही तो है 6.023 × 10⁻23 ग्राम। आपको ये रिजल्ट याद रखना है ना। यही तो रूप है, मान रख दिया हमने। कर लो कॉपी, इतना कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
लिख लिया आपने, आगे चले। अभी हमने जब सॉल्व किया था एक परमाणु का भार, याद है कितना आया था? न्यूक्लियॉनों की संख्या, याद आ रहा होगा। तो जो एक परमाणु का भार है वही तो परमाणु भार है। मतलब ये जो एम है, मैं बोला भी था कि अभी यही चीज़ आगे लिखूंगा और उस मात्रक भी इसके साथ चिपका दूंगा। तो अब ये जो एटॉमिक मास, याद करो ये क्या आया था? न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉनों की संख्या। लेकिन अब ये वाली लाइन वहाँ पे अधूरी थी, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एम का मात्रक भी होता है, हमने वहाँ पे मात्रक नहीं लिखा था, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशली परमाणु भार पढ़ रहे थे, वहाँ द्रव्यमान निकाल रहे थे, मतलब द्रव्यमान का परिमाण निकाल रहे थे, इसलिए मात्रक नहीं लिखा था। यहाँ हम परिमाण के साथ साथ मात्रक भी लिखेंगे, और हमने बोला कि परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास का जो मात्रक होता है वो होता है AMU। तो ये पूरी लाइन लिख सकते हैं हम लोग, या एक परमाणु भार का, एक परमाणु का जो भार होता है वही तो परमाणु भार होता है, जो कि हमने नीचे पीछे भी कैलकुलेट की, क्या आया? न्यूक्लियॉनों की संख्या। अब यहाँ पे हम मात्रक के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये तो हो गया परिमाण, न्यूक्लियॉनों की संख्या कोई एक संख्या होगी जो हम परिमाण बोल देंगे, और इसका मात्रक होता है AMU, तो मात्रक लगा दो। और आप थोड़ा सा एक बात और याद करो, अभी RAM का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे वो क्या आया था? न्यूक्लियॉनों की संख्या, मतलब इसकी जगह तो RAM लिख सकते हैं और ये मात्रक चिपका दो AMU। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। एक AMU बराबर 1/Na ग्राम भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक AMU बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और याद कर लो, 1/Na ग्राम बोला था हमने, 1/Na ग्राम। इसको आपने सॉल्व किया 6.023 × 10⁻23 ग्राम। इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इसको हमने सॉल्व क्यों किया? क्योंकि याद करो यही वैल्यू तो है M(P), मतलब M मतलब मास, प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यही तो है। तो इसको आप ये भी याद रख सकते हो, 1 AMU = इतना, किलोग्राम में, ग्राम में याद रखो। ऐसे बात समझ में आ गई? ये भी याद रखना है आपको। कर लो कॉपी, कर लिया? एटॉमिक मास पे पूरी बातें हम लोग कर चुके हैं। परमाणु भार पे, परमाणु भार का आपको फॉर्मूला भी मिल गया, परमाणु भार इकाई भी मिल गई AMU, उसका ग्राम और किलोग्राम में मान भी मिल गया आपको। अच्छा एक बात और याद कर लो कि जो AMU होता है वो एक U के भी बराबर होता है। कभी कभी AMU को U लिख देते हैं, कभी कभी, मतलब अब प्रचलन है AMU की जगह U लिखने का। U क्या है? यूनिफाइड, है ना, मीनिंग हो सकता है गलत हो, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको, क्लियर है? तो AMU लिखे या फिर U लिखे, बुरा मत मानना, दोनों का मान एक ही है, दोनों एक ही है, नाराज मत होना। अब परमाणु भार हमने पढ़ लिया, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, वही क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन पीछे किए हम लोग, है ना। इन दोनों के लिए आपको क्या बताना है? AM मतलब क्या? एटॉमिक मास, परमाणु भार। तो परमाणु भार के लिए फॉर्मूला क्या मिला आपको? न्यूक्लियॉनों की संख्या कितना है भैया? इसके लिए 14। बस छोड़ दें, छोड़ दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मात्रक होता है AMU। RAM का मात्रक नहीं हो रहा था तो उसमें नहीं लिख रहे थे, क्योंकि वो मात्रकहीन राशि है। इसमें मात्रक होता है तो लिखेंगे। इसका परमाणु भार कितना होगा? 16, न्यूक्लियॉनों की संख्या 16, और मात्रक भी जोड़ेंगे हम लोग AMU। बात समझ में आ गई? अगर इन्हीं दोनों के लिए अपने को RAM लिखना पड़े तब टोटल इसके लिए 14 बोलो और इसके लिए 16 बोलो और निकल लो वहाँ से। मतलब यहाँ पे मात्रक नहीं लगाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये राशि जो है ये ना मात्रकहीन है, मात्रक इसका नहीं होता, इसका मात्रक होता है, इसलिए मात्रक लगाएंगे। क्लियर है? कॉपी कर लो। तो दो शब्द हमने पढ़े, एक पढ़ा आपेक्षिक परमाणु भार, दूसरा क्या पढ़ा? परमाणु भार। एक शब्द और यूज होता है जिसका नाम है ग्राम परमाणु भार।
तीसरा शब्द आ रहा है ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे परमाणु भार लिखा था, जब हम कर रहे थे बात परमाणु भार की, हम बात कर रहे थे परमाणु भार की, तो हमने कहा भैया एक परमाणु का भार। तो अब अगर ग्राम परमाणु भार है मतलब 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का भार लिख सकते हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, इसको आप जब पढ़ोगे तब, इसको आप अगर पढ़ो, आपको जो फैक्ट है वो अगर नहीं पता होगा तो आप क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, 1 ग्राम परमाणु का भार, मतलब वो जो परमाणु होगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके GAM की बात कर रहे हैं, उसके 1 ग्राम का भार। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? 1 ग्राम परमाणु का भार, 1 ग्राम परमाणु का भार, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं 1 ग्राम का भार? 1 ग्राम परमाणु मतलब जिस परमाणु के लिए हम GAM निकाल रहे हैं, 1 ग्राम का भार, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है? एक परमाणु का भार वो भी गलत है। ये ग्राम परमाणु दोनों एक साथ हैं, और यही बात आपको याद रखनी है कि ग्राम परमाणु का मतलब है मोल। ग्राम परमाणु किसको बोलते हैं? मोल को। अब ये ग्राम परमाणु अगर साथ में लिखा है तो ना तो ये ग्राम है ना तो ये परमाणु है, भैया ये मोल है। ग्राम परमाणु मतलब मोल। तो यहाँ पे अब देखो, अब मैं जब समझा रहा हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, 1 ग्राम परमाणु का भार, तो आप यहाँ समझ जाओगे अच्छा ये ग्राम परमाणु साथ में लिखा है। लेकिन जब आप अपने से सवाल पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जब कभी भी अगर ग्राम परमाणु कुछ साथ में आ जाए तो थोड़ा सोचना कहीं ये मोल तो नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो, अगर ग्राम परमाणु की जगह हम मोल लिख देंगे तो एक्चुअली ये 1 मोल का भार है। ये क्या है? ये 1 मोल का द्रव्यमान है। मोल किसके? 1 मोल का द्रव्यमान है? परमाणु, क्योंकि हम परमाणु की बात कर रहे हैं भैया, परमाणु के लिए ही ग्राम परमाणु भार परिभाषित होगा। तो ये 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान है। थोड़ा यहाँ से समझना, कंफ्यूज ना होना। आप इसको जैसे मैं 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, वैसे आप 1 ग्राम परमाणु का भार, मतलब आपको लग रहा होगा 1 ग्राम का भार। 1 ग्राम का भार नहीं है, क्योंकि ग्राम परमाणु एक साथ है, और इस एक साथ होने का मतलब क्या है? मोल। मतलब ये 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो क्या है? ग्राम परमाणु भार। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक लाइन और भी लिख सकते हो आप, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na मतलब आवोगाद्रो संख्या, तो इतना परमाणुओं का द्रव्यमान, ये भी बोला जा सकता है। काहे बोला हमने ये? क्यों? क्योंकि 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? Na परमाणु, तो 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। और इसकी संख्या भी लिख दो चाहे तो, 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपको ग्राम परमाणु मिले अभी आगे आपको ग्राम अणु भी मिलेगा, वो भी मोल होगा। आपको आगे ग्राम आयन भी मिलेगा, वो भी मोल होगा। ये शब्दावली आप अभी से अच्छे से याद कर लो। ग्राम परमाणु बोले, ग्राम अणु बोले, ग्राम आयन बोले, सबका मतलब एक है, मोल। क्लियर है? तो अब अगर आप ग्राम परमाणु की परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? ग्राम परमाणु भार। थोड़ा सा ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ इकाई भी तो होगा, इसका मात्रक भी तो होगा। इसका मात्रक होता है, कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दें, इसका मात्रक होता है ग्राम।
कैसे याद करोगे आप? ग्राम 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 ग्राम, मात्रक। परमाणु भार का AMU हो गया भाई, RAM का तो मात्रक ही नहीं है, रिलेटिव एटॉमिक मास का। परमाणु भार का मात्रक AMU है, और ग्राम परमाणु भार का मात्रक क्या होता है? ग्राम। कैसे याद करोगे? ये ग्राम तो ग्राम, ठीक है। तो अब अगर इसकी परिभाषा आप लिखो तो क्या लिखोगे? एक मोल परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान, एक मोल परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान उस परमाणु का परमाणु ग्राम परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाता है। बात समझ में आ गई? 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। Na परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। एक ग्राम परमाणुओं का, ग्राम परमाणु, अब यहाँ परमाणु को नहीं लिखना है, ध्यान रखना। एक ग्राम परमाणुओं का लिख दोगे तो, अब यहाँ पे बहुवचन नहीं, यहाँ पे बहुवचन परमाणुओं क्यों लिख रहे थे? क्योंकि ये बहुत बड़ी नंबर है, संख्या है। अब यहाँ सिर्फ ग्राम परमाणु ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ग्राम परमाणु लिख दिए तब वो सेंटेंस बदल गया, तब वो मोल नहीं रह जाएगा। ग्राम परमाणु ही है मोल। तो एक ग्राम परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान या भार कहलाता है। लिख लोगे परिभाषा? कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो। किया? चलो आगे बढ़े। सारी चीजें लिखनी है आपको। आपको जो GAM मिला, क्या मिला? एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। काहे में मिला है? ग्राम में, ठीक है। ये आप जानते हो, हम निकालना चाह रहे हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, अब एक मोल में कितने परमाणु होंगे और एक परमाणु का क्या भार होगा, क्या द्रव्यमान होगा, वही तो कहलाएगा एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। वही बात आ गई कि एक डिब्बे में 4 मिठाई हैं, तो पूरी मतलब कुल मिठाइयों का द्रव्यमान, अगर इन सभी का द्रव्यमान बराबर है 1-1 ग्राम, तो अब क्या लिखोगे? 1 गुणा 4। ये 4 क्या है? मिठाइयों की संख्या। 1 क्या है? 1 मिठाई का द्रव्यमान। तो अगर 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है तो आप 1 मोल में परमाणुओं की संख्या लिखो, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या लिखो, परमाणुओं की संख्या लिखो, इनटू 1 परमाणु का द्रव्यमान लिखो, या 1 परमाणु का भार लिखो। एक है ना, ये ग्राम में है, वो तो डेफिनेशन लिखोगे, अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये क्या लिखोगे? 1 परमाणु का द्रव्यमान, बाहर तो नहीं जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कैसे लिखोगे? 1 मोल में कितने परमाणु हैं उसकी संख्या लिख दो, 4 मिठाई, और हर मिठाई का द्रव्यमान 1 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? मिठाई से थोड़ा अच्छा समझ में आता है इसलिए। तो अब देखो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? n। बोलो, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या n है, आपने निकाला। और 1 परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान ही तो परमाणु भार कहलाता है, जो कि आपने पीछे क्या लिखा था? न्यूक्लियनों की संख्या, जिसको हमने a माना। ध्यान रखना, ये na क्या है? ये है आवोगाद्रो संख्या। ये a क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या। याद करो, 1 परमाणु का द्रव्यमान जिसको हमने परमाणु भार बोला, और परमाणु भार का फॉर्मूला क्या मिला? न्यूक्लियनों की संख्या मतलब a, और मात्रा क्या था परमाणु भार का? AMU। बात समझ में आ रही है? हम देखो
जीएम का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। जीएम की परिभाषा है 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। अब 1 मोल में कितने परमाणु होंगे और एक परमाणु का द्रव्यमान इतना मिल जाएगा। अब थोड़ा सुनना आप, ये तो लिख दिया आपने Na, ये ए तो अभी है ही, चलो ए को यहाँ लगा दो। ए क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या। ए क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या। अब देखो, आप जानते हो कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम, तो इस AMU को आप हटाना चाहोगे। आप तो जानते हो मात्रक क्या होता है, ग्राम। इस AMU को हटाओगे, अब AMU को लिखोगे आप ग्राम के रूप में। तो अभी हमने बताया एक AMU बराबर 1/Na ग्राम, मतलब ये जो एक AMU है इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/Na ग्राम। G मतलब ग्राम। अब Na से Na कटेगा तो ये क्या मिला? A मतलब न्यूक्लियनों की संख्या, और ये क्या मिला? ग्राम। क्लियर है? तो जो GAM का जो फॉर्मूला मिला वो मिला न्यूक्लियनों की संख्या A और मात्रक लगा दो आगे ग्राम। लिख लो, याद कर लो। तो हमने तीनों शब्द पढ़ लिए, परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, आपेक्षिक या सापेक्षिक परमाणु भार। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके लिए तीनों निकालते हैं, है ना। हम लोग पीछे AM और RAM तो निकाल लिया है, अब GAM भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? GAM। चलो तीनों निकाल देते हैं। कैल्शियम ले लो, RAM, AM, GAM। कैल्शियम ले लो, जानते हो 20-40। और क्या लोगे? हाइड्रोजन छोड़ो, Na ले लो 11-23। एक और ले लो कोई, प्रैक्टिस के लिए यही कर रहे हो आप। सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ले लो 8-16, 16-32 सल्फर ले लो चाहे, है ना। अब देखो बस प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो आप पीछे एग्जाम्पल्स कर चुके हो। RAM का फॉर्मूला क्या है? टोटल A, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। AM क्या है? वो जो न्यूक्लियनों की संख्या ही है ना, उसका मात्रक AMU उसके साथ चिपका दो तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो न्यूक्लियनों की संख्या ये 40 था, ये 23 है, ये 16 है। अब इन सभी के साथ क्या लिख देंगे? AMU लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? AM। इनमें RAM में मात्रक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मात्रकहीन राशि है। अभी GAM का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा, A के आगे मात्रक क्या चिपका दो? ग्राम। तो A तो आपको पता ही है, A क्या पता है? 40, 23, 16, मात्रक क्या लगाओगे? ग्राम। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों के लिए फार्मूला, इन दोनों के लिए फार्मूला आप ये भी लिख सकते हो ना। AM मतलब एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार बराबर RAM, अब मात्रक लगा दो AMU। ये देखो RAM ही तो था इसका, ये मात्रक AMU लगा दी। इसका RAM ही तो था, मात्रक AMU लगा दी। क्लियर है? तो RAM में मात्रक जैसे AMU लगाओगे AM मिल जाएगा। और अगर GAM निकालना है आपको तो क्या करो? RAM में ही मात्रक क्या लगा दो? ग्राम। देखो ये RAM ही तो था 40 इसके लिए, उसमें मात्रक हमने ग्राम लगा दिया तो क्या बन गया? GAM। सिंपल है तीनों। ये फॉर्मूले भी लिख लो आप, कर लो कॉपी। कर लिया? तो अब जिस प्रकार से हम लोग परमाणु के लिए पढ़ा हमने, परमाणु के लिए परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार, अब उसी प्रकार अणु के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे क्या? अणु भार और ग्राम अणु भार। तो इसको कॉपी कर लिए हो गया। मोल के लिए वो तीनों फॉर्मूले आप याद रखना, अगले वाले पार्ट में उस पे न्यूमेरिकल्स होंगे,
और बेसिक वही तीनों फार्मूले, चूंकि हमने पहले ही कहा कि मोल जो है वो फंडामेंटल चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर में वो इसका उपयोग है ना। तो जनरली वही फॉर्मूले यूज होते हैं, एक फार्मूला कभी कभार मोलरता वाला भी यूज हो जाता है ना, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुभार। तो अणुभार पढ़ने से पहले अणु पढ़ लो। तो अणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु की परिभाषा पढ़ते आ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो। तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व जो है होता है। आप ये भी जानते हो अणु के बारे में कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु क्या होता है? परमाणुओं के संयोजन से बनता है, या परमाणुओं से मिलकर बना होता है? संयोजन से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल सा। अब अणुभार पढ़ लो आप। अणु पढ़ लिया, अणुभार पढ़ लो। चलो अणु के लिए एक दो उदाहरण लिख लो। H2O लिख लो, H2SO4 लिख लो, है ना। ये अणु, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के, चलो अच्छा यहाँ पे अणु की थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। हमने क्या कहा? परमाणुओं के संयोजन से बने हैं। तो अब यहाँ पे H2O की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अगर हम बोलें कुल कितने परमाणु हैं, कुल कितने परमाणु, क्या बोलोगे? 3, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। यहीं पे बोलूं मैं कितने प्रकार के परमाणु हैं, कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो क्या बोलोगे आप? 2 ही प्रकार के तो हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही हो आपको? चलो H2SO4 ले लो। अब H2SO4 में कुल परमाणु कितने हैं? 2, 1 3, 3 4 7। ये 7 क्या है? कुल परमाणु। सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। और कितने प्रकार के परमाणु हैं? देखो हाइड्रोजन एक प्रकार तो हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2, लेकिन एक प्रकार हाइड्रोजन का, सल्फर और ऑक्सीजन। तो कुल कितने प्रकार के हैं? 1 2 3, ये 3 प्रकार के हैं। बात समझ में आ रही होगी? एकदम सिंपल से, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कहा कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें। तो अणु 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होगा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी जल रख के गए आप, कुछ समय बाद आए तो कुछ और ही बन गए, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट करके कुछ और बना लेगा, H2O के रूप में नहीं रह पाएगा, है ना, अस्थायी अवस्था में। तो अस्तित्व होता है उसका। ठीक है, आप यहाँ पे कितने प्रकार के परमाणु हैं और कितने परमाणु हैं ये भी देख लिया आपने। ठीक है, और अब यहीं पे एक बात और की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणुकता। किसी भी अणु की परमाणुकता, छोटा सा शब्द है, बड़ा छोटा सा शब्द है। परमाणुकता क्या होता है? किसी एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। मतलब अगर इसकी परमाणुकता हम कहें कितनी है? 3। कुल परमाणु कितने हैं? 3 ही तो हैं। अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसमें कुल परमाणु कितने हैं? 2 1 3 4 7, और यही इसकी क्या है? परमाणुकता। बात समझ में आ गई? निकाल लोगे? चलो छोटा सा उदाहरण करके आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो आप, CaCO3, उसकी परमाणुकता बता दो जल्दी से। CaCO3 की क्या बताना है आपको? परमाणुकता। एक आध अणु और ले लो, लेना हो तो।
O3 ले लो, इसकी भी परमाणुकता बतानी है आपको। क्या लोगे? CO2 ले लो, बता दो परमाणुकता। भैया जी परमाणुओं की संख्या ही तो गिननी है। चलो, एक कैल्शियम का परमाणु, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के, तो 1 2 और 3 5। तो इसकी परमाणुकता कितनी है? समझ में आ गया? O3 तीनों ही ऑक्सीजन के, ओजोन है ना, ये तीनों ही ऑक्सीजन के परमाणु हैं। परमाणुकता, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, लिख लिया। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कठिन क्वेश्चन लिखो। फिटकिरी की परमाणुकता बताओ मुझको। क्वेश्चन लिखो, पॉज करो और आंसर निकालो। फिटकिरी की परमाणुकता, पॉज करो, कैलकुलेट करो। चलो, अगर आपको फिटकिरी का फॉर्मूला याद होगा, पता होगा तो निकाल लोगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो फिटकिरी का फॉर्मूला आप जानते हो, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2। ये क्रिस्टलीय हाइड्रोजन होता है ना, फॉर्मूला पता है आपको। अब अगर ये फॉर्मूला पता है, इसको पोटास आलम भी बोलते हैं, लिख लेना आप कहीं पे। देखो क्वेश्चन ना बनने का एक कारण ये भी होता है, स्पेशली केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री है तो बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? अगर आपके पास भी ये समस्या है तो उसका एक कारण ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें वो सामान्य नाम, रासायनिक नाम, इन सब चीज़ों का उपयोग करता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये फॉर्मूला दे देता, बोलता कि भैया परमाणुकता बताओ, आप कर लेते। अब अगर मैं जैसे ही बोला कि फिटकिरी की परमाणुकता बताओ, बस गलती कहाँ होती है? यहीं पे। तो ये याद रखना है आपको, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था। तो चलो बता दो जल्दी से, अब तो कैलकुलेट कर ही लोगे। शुरू कर दें? 2, कुल परमाणुओं की संख्या निकालना है। कुल परमाणुओं की संख्या ही क्या होगी? परमाणुकता जोड़ दो, इसका 2, इसका 1, ये 4, Al2 2। अब देखना, ये जब SO4 का थ्राइज लगा है, मतलब ये पूरे का 3 गुना होगा। 3 गुना होगा किसका किसका? 1 इसका है सल्फर का, और 4 है किसके? ऑक्सीजन के। ये इंटू मतलब जोड़ना ही होता है ना। ये 24 गुना है। देखो ये 24 इंटू 24 H2O का मतलब है ये 24 दूना, और मतलब H2O पूरे में 24 गुना है, या फिर हाइड्रोजन का दूना कर दो 24 में और इसका कर दो, मतलब या फिर H2O का क्या कर दो 24 गुना। ये 2 ऑक्सीजन और 1। बात समझ में आ रही है? आप जोड़ दो, 2 1 3 4 7 2 9 5 3। कैलकुलेट करो, 9 15 24 3 72। जोड़ो, 9 2 11 5 16 16, मतलब हासिल 1 7 1 8 1 96। तो इसकी परमाणुकता आ गई कितनी? 96। परमाणुकता मतलब कुल परमाणुओं की संख्या। अगर यहीं पे हम ये भी पूछ लें आपसे कि इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स, कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो क्या करोगे आप? एक टाइप ये, एक टाइप ये, 1 2 3 4, ये काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है। देखो पोटेशियम, एक तो क्या हुआ? एक सल्फर हुआ, एक ऑक्सीजन हुआ, एक एल्यूमिनियम हुआ। अब ये सल्फर प्रकार काउंट कर रहे हैं, ये काउंट हो चुका है, ऑक्सीजन भी हो गया, ये हाइड्रोजन हुआ और ये हो गया। तो कितने प्रकार हैं? 1 2 3 4 5,
5 प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन कुल परमाणु जिसको हम लोग परमाणुकता बोलेंगे वो कितना है? 96। कर लो कॉपी, अच्छा सवाल है। क्लियर है? चलो हम लोग अणु की बात कर रहे हैं ना, अणु लिखा हमने, फिर परमाणुकता भी पूछ ली हमने, ये भी पूछ लिया कि एक अणु में कितने प्रकार के परमाणु हैं, जैसे H2O में पूछ लिया, CO2 में पूछ लिया, है ना। एक बात यहीं पे ये भी हो जाती है कि परमाणुओं की संख्या के आधार पे, परमाणुओं की संख्या के आधार पे अणु के प्रकार, अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है मोनो, मोनो क्या बोलते हैं? एक, मोनोएटॉमिक होता है ना, एकल परमाणुवीय, एकल परमाणुवीय अणु, है ना। आप शब्दों में ना जाना, है ना, हिंदी इंग्लिश सब गलत हो सकता है, भावना को समझना। भावना कोई दूसरा नहीं है, विचार, है ना। तो एक परमाणुवीय अणु हो सकता है, द्विपरमाणुवीय अणु हो सकता है। नाम से लग रहा होगा आपको, एक परमाणुवीय मतलब परमाणुओं की संख्या 1, द्विपरमाणुवीय परमाणुओं की संख्या 2, त्रिपरमाणुवीय जो अणु होगा उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3। भैया जी यही तो परमाणुकता है। मतलब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा समझना, है ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया एक साथ, आसान सी बातें हैं। द्विपरमाणुवीय अणु में परमाणुओं की संख्या 2 होगी, और परमाणुओं की संख्या को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणुकता। मतलब द्विपरमाणुवीय अणु की परमाणुकता कितनी होती है? 2। त्रिपरमाणुवीय अणु की परमाणुकता होती है 3, और एक परमाणुवीय अणु की परमाणुकता होती है 1। मतलब इसमें परमाणुओं की संख्या होगी 1। मतलब आप कहोगे अभी हमने कहा अणु क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब अगर इसमें एक ही परमाणु होगा तो कैसे मिल रहा है, कैसे कंबाइंड हो रहा है ना। तो एकल परमाणुवीय अणु भी होता है, जो परमाणुवीय मतलब जो परमाणु है उसको परमाणुवीय अणु भी बोलेंगे, लेकिन वो एकल परमाणुवीय अणु होगा। जैसे आप Na ले लो, Ca ले लो, है ना, एक्सेट्रा, आप समझ रहे हैं, है ना। ये शब्द कभी यूज भी कर देता है ना। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आगे, नोट जो करवाऊंगा, नीट का क्वेश्चन है वो शब्द में बाकायदा ये चीज़ यूज किया है ना। एक परमाणुवीय अणु, ये पूरा शब्द ही वो उपयोग में लिया है। मतलब ये मत समझना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये मत समझना कि ये शब्द गलत लिखा हुआ है। एक परमाणुवीय अणु कैसे होगा? अगर परमाणु एक ही है तो वो अणु ही नहीं है, तो ये है, ठीक है। एक परमाणुवीय अणु जिसको परमाणु ही बोला जाता है, नाराज होने वाली बात नहीं है। एक परमाणुवीय अणु बोले, परमाणु बोले, एक ही बात है। क्लियर बात समझ में आई? इतना बात समझ में आ गई। अब देखो ये बार बार काहे गिर रहा है यार। एक शब्द यहीं से एक वर्गीकरण और भी चलता है, एक वर्गीकरण और भी चलता है कि द्विपरमाणुवीय जो अणु है इसमें 2 परमाणु होंगे। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब ये दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान होंगे जैसे O2, 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड है आपस में, और या तो HCl, ये भी तो एक अणु है, कोई दूसरा ले लो, 2 वाला ले लो, NaCl ले लो, ये भी तो है ना। इसी प्रकार 3 परमाणु के लिए परमाणु अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। O3 जैसे इसका उदाहरण है ओजोन, और 3 के लिए जैसे H2O है, 3 परमाणु है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो बात समझ में आ गई आपको? कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अणुभार। अणु पढ़ लिया हमने, अब हम लोग पढ़ेंगे अणुभार। जैसे हमने वहाँ पे परमाणु से संबंधित परमाणु भार पढ़ा, ग्राम परमाणु भार पढ़ा,
आपेक्षिक या सापेक्षिक परमाणु भार पढ़ा, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अणु भार पढ़ेंगे और फिर ग्राम अणु भार पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अणु भार से। जैसे याद करो वहाँ पे जो परमाणु भार था वो एक परमाणु का द्रव्यमान था AMU में, तो उसी प्रकार ये जो अणु भार होगा ये एक अणु का भार होगा। क्या होगा, ये एक अणु का भार, अणु भार होगा। मात्रक इसका भी क्या होगा, AMU। याद रखना है ये चीज़, ठीक है। चलो, एक अणु है H2SO4। अब इसका हमको क्या निकालना है, अणु भार, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो H2SO4 का अपने को अणु भार निकालना है या फिर आणविक भार या द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, शुरू करें। क्या कर रहे हैं हम लोग, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार या अणु भार निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी परमाणुकता बतानी हो तो आपको 2 1 3 4 7 कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो 1 2 3 ये बातें बता दोगे आप। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका अणु भार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करो, लिखते चले जाओ। परमाणुओं की संख्या, पहले परमाणुओं की संख्या लिखो, 2 है, गुणे उस परमाणु का परमाणु भार लिखो, हाइड्रोजन का 1, फिर प्लस लगाओ। यहाँ भले प्लस नहीं लगा है, यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, आप जोड़ रहे हो। सल्फर लिखो, सल्फर ये परमाणु है और सल्फर के परमाणुओं की संख्या, कितनी परमाणु है, 1 ही है, तो ये तो हो गया परमाणुओं की संख्या गुणे इसका परमाणु भार, सल्फर 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। कैलकुलेट कर लो, 32 16 चौको 64, तो ये कितना होगा, 2 4 8 6 3 9 98। मात्रक लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, AMU अणु भार का मात्रक या आणविक भार द्रव्यमान का मात्रक कर लो। ये अणु भार निकालना आपसे बनना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ और निकाल लो आप चाहो तो वो फिटकरी का भी निकाल लो, है ना, आप निकालना है आंसर, फिटकरी को सॉल्व करना, आप उसका अणु भार निकालना है ना। चलो CaCO3 का अणु भार निकालो, कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे आपको परमाणु भार की टेंशन नहीं लेना है, सवाल में तो देता है, पहली बात। दूसरी बात, आप लगभग 20 25 40 लगभग 40 तक तो याद ही कर लो आप, है ना, परमाणु क्रमांक 40 तक याद, उतना तो याद ही हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40 तक, तो अब मैं परमाणु क्रमांक 40 मतलब 1 से 40 तक याद कर लो हम। तो इसका हो गया 40। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं लिखते। और कैल्शियम की संख्या कितनी है, कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1, इसका परमाणु भार 40। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1, कार्बन का परमाणु भार 12। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। जोड़ो, 40 12 16 48, 8 2 10, 4 8 9 10। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 100। मात्रक लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, AMU परमाणु भार का मात्रक, ठीक है। तो परमाणु भार सॉरी ये अणु भार है, तो अणु भार निकालना आपको बनना चाहिए। H2O का निकाल लो, सिंपल का हम निकलवा रहे हैं, आप कठिन वाले का निकालना, उदाहरण देखकर किताब में। तो ये 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे 1, क्यों, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 2 18 आ गया। इसी प्रकार आप जितने भी अणु मिले उनका अणु भार निकालना, अणु भार निकालने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, बहुत फास्ट निकलना चाहिए, तभी सवाल थोड़ा सा फास्ट होगा। तो अब अणु भार निकालना आप सीख गए। अणु भार क्या होता है भैया जी, एक अणु का भार, द्रव्यमान, काहे में, AMU में, AMU है इसका मात्रक। इतनी बात समझ में आ गई अगर आपको, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम अणु भार। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्राम अणु भार।
याद आया कुछ? ग्राम परमाणु भार आपने देखा था, तो हमने वहीं पे आपको बोल दिया था कि ग्राम अणु आए या ग्राम परमाणु आए, उसका मतलब क्या होता है? मोल। तो जैसे परमाणु भार था तो अणु भार मतलब एक अणु का भार, तो अब ये ग्राम अणु, इस पूरे को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। इसको क्या GAM बोलेंगे ना, GMM बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास आ गया ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हाँ, तो अब ग्राम अणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। मतलब ये जो होता है ये एक मोल अणुओं का द्रव्यमान होता है, एक मोल अणुओं का द्रव्यमान है। बात समझ में आई? आप ये जानते हो एक मोल में कितने अणु होते हैं? Na अणु होते हैं। भाई देखो, एक मोल में Na परमाणु भी होते हैं, Na अणु भी होते हैं, Na आयन भी होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन, Na प्रोटॉन, Na न्यूट्रॉन होते हैं। जब परमाणु की बात करेंगे तो हम परमाणु ले लेंगे, एक मोल परमाणु ले लेंगे। जब हम अणु की बात करेंगे तो एक मोल मतलब Na अणु ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे Na अणुओं का द्रव्यमान क्या है? ग्राम अणु भार। मात्रक इसका ग्राम है, याद करो, जब हम लोग ग्राम परमाणु भार की बात कर रहे थे तो उसका मात्रक क्या होता था? ग्राम। इसका भी मात्रक क्या है? ग्राम। बात समझ में आ गई आपको? लिख लो ये। लिख लिया? अब आपको पता है कि जो GMM है एक मोल अणुओं का द्रव्यमान है। आप हमको ये बताओ, यहां पे हमने एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्यों नहीं लिखा? यहां पे परमाणुओं का द्रव्यमान, यहां पे परमाणु क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि अणु की बात कर रहे हैं तो इसलिए अणु को लिखेंगे। परमाणु की बात कर रहे थे पीछे जब हम लोग GAM पढ़ रहे थे, ग्राम अणु भार पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे परमाणुओं का भार लिख रहे थे। बात समझ में आ गई आपको? अब एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? एक मोल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का भार। तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या, शॉर्ट फॉर्म लिख दें आप, Na होती है, और एक परमाणु का, अब यहाँ पे अणु है, बार बार अणु होगा, परमाणु नहीं होगा, एक अणु का द्रव्यमान। इतनी बात समझ में आ रही है? अब Na तो हो गया एक अणु का द्रव्यमान, यही तो अणु भार अभी पीछे हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, यही तो पीछे पढ़ा हमने। और इसका मात्रक काहे में पढ़ा था भैया? AMU में। तो ये एक अणु का जो द्रव्यमान है वही तो MM है, मतलब क्या? अणु भार है। काहे में? AMU में। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही है जैसा हम लोग ग्राम परमाणु भार के लिए कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ये Na लिख दे। अब ये हो गया MM मतलब मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। AMU की जगह, एक AMU की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/Na ग्राम क्यों लाए पिक्चर में? क्योंकि ग्राम अणुभार का मात्रक क्या होता है? ग्राम। Na से Na कट जाएगा तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास के आगे चिपका दो ग्राम, वही हो जाएगा क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार। बात समझ में आ रही है आपको? इतना लिख लो, फिर एक आध उदाहरण कर लेते हैं। पॉज करके लिख लो जल्दी से। लिख लिया? आपने H2SO4 का MM निकाला, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाला, मतलब अणुभार निकाला आपने H2SO4 का। चलो टेबल बना देते हैं। ये MM है मॉलिक्यूलर और ये GMM है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये कोई अणु है, मॉलिक्यूल है। H2SO4 ही ले लो, है ना? प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, सिंपल लेके, आप कठिन लेके किताब से कर सकते हो। CO2 ले लो।
H2SO4 के लिए हमने अणुभार निकाला था, अभी 98 आया था, 98 आया था, याद भी होना चाहिए आपको। अब इसका मात्रक आपको याद है AMU। हमने क्या बताया कि जो GAM है, जो GMM है, ध्यान रखना, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कन्फ्यूजन मतलब कि गलती हो जाती है लिखते समय। हमने कहा कि MM के आगे आप मात्रक ग्राम लगा दो तो GMM हो जाएगा, तो इसका मात्रक, इसका परिमाण 98 है। अब मात्रक क्या लिखा, मात्रक ग्राम लिख दो तो वो क्या हो जाएगा, GMM हो जाएगा। CO2 का 44 होता है, ये भी याद होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा, अगर नहीं याद है टेंशन ना लो, प्रैक्टिस करोगे तब, खूब सारे सवाल लगाओगे तब, नहीं तो निकाल तो लोगे ही। ऑक्सीजन का 12 धन 2 गुणे ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन का 12, इसका 16, तो 16 दूना 32, 32 12 कितना हो गया 44। अब ये 44 तो हो गया परिमाण किसका, MM का, मॉलिक्यूलर मास, अणुभार का। इसमें मात्रक AMU की जगह क्या लगा दो, ग्राम, तो जैसे ग्राम लगाओगे वो क्या हो जाएगा, GMM हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे से 2 टर्म और पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। खैर ये जो 2 उदाहरण, हम 2 परिभाषा आगे पढ़ने वाले हैं, इसको अगले वाले पार्ट में भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो मूल के 3 फॉर्मूले लिखे हैं उससे जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे एक बार फिर से बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लिख लो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, और फिर लिख लो मोलर आयतन क्या होता है ना। तो ध्यान देना है, मोलर इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में इसको मोलर मास बोलते हैं, इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल का द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए, देखो परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु भार हो जाएगा, अणु के लिए अणुभार हो जाएगा, और स्पेशली थोड़ा ध्यान देना, मोल की बात कर रहे हैं तो GM हो जाएगा, 1 मोल का द्रव्यमान। अब ध्यान रखना, यहाँ मैं परमाणु या अणु नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मोलर द्रव्यमान परमाणु के लिए निकाल रहे हैं या अणु के लिए निकाल रहे हैं। अगर मोलर द्रव्यमान किसी परमाणु के लिए निकालेंगे, मतलब 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान और 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, वो GAM हो जाएगा। ध्यान रखो, GAM क्या था, 1 मोल परमाणु का ही द्रव्यमान था। लेकिन यही मोलर द्रव्यमान अगर हम अणु के लिए निकालेंगे तो 1 मोल अणु का द्रव्यमान, जो कि अभी हमने पढ़ा, GMM हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब ग्राम अणुभार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार जो मोलर आयतन होता है, ये 1 मोल का आयतन होता है, 1 मोल का आयतन। अब अगर ये परमाणु हो, परमाणु के लिए अणु, खैर यहाँ पे ज़्यादातर अणु के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं ना, जनरली गैसें होंगी तो वो अणु के रूप में होंगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इस वाले पार्ट में यहीं तक, फिर हम लोग अगले वाले पार्ट में ये ध्यान रखना कि वो जो पीछे सवाल लिखा है, फॉर्मूले लिखा है हमने, उस फॉर्मूले के सवाल करने वाले हैं, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ओके।